रौनक खत्री का ये जो रूप है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनने के बाद ही ऐसा है या पहले कुछ स्वभाव में थोड़ी सी नरमी थी? रौनक खत्री ऐसा नहीं है। अगर गलत दिखेगा तो पहले भी हम आवाज उठाते थे, आज भी हम आवाज उठा रहे हैं। जो डीयू के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने उसको लेकर भी एक वीडियो डाली थी कि वहां पर भी सुधार की गुंजाइश है। क्या लगता है आपको कि इतने सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो व्यवस्था बनी हुई है, आज आपको कहां कहां पर उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आता है? जब 100 साल पुरानी बिल्डिंगों पे रेनोवेशन के नाम केवल और केवल भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है, नई बिल्डिंग की कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती, तो उस केसेस में डीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन हो चुका है। आप बीच में ये बात कहते हुए भी आपका वीडियो बड़ा सामने आया था कि आप डीयू की डिग्री बनी मजाक। डीयू की डिग्री बनी मजाक। हकीकत में ये हाल आज के टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद हो चुका है। उस स्किल्स में सपोज करो मैं एज अ फैकल्टी योगा टीचिंग क्लासेस की जिम्मेदारी दे दी, मुझे योगा करानी ही नहीं आती और वो टीचर योगा की क्लासेस ले रहा है। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि देश की अगर राजनीति को समझना हो और राजनीति को सुरक्षित हाथों में देना हो तो आप युवाओं की तरफ देखते हैं, आप भविष्य की तरफ देखते हैं। और भविष्य की बात होती है तो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, जिनमें एनर्जी है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है और समाज सेवा के साथ साथ कुछ करने का जुनून भी है। जब युवाओं की बात होती है तो कहते हैं कि देश की जो राजनीति है वो दिल्ली से चलती है। दिल्ली से चलने के लिए लोकसभा यहां होती है। सारे देश के बड़े नेता जब यहां पर सेशन होता है तो लोकसभा के अंदर अपनी बात रखते हैं, अपने अपने क्षेत्रों का, प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के अंदर अपनी बात और मांगे रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें युवाओं की, जो कि देश का भविष्य है, आने वाले समय में अगर देश की राजनीति को कोई चलाएगा तो देश का युवा ही चलाएगा। और अगर युवाओं को समझना हो तो दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी से बढ़िया जगह नहीं हो सकती। अगर आप राजनीति को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आज का युवा कितना तैयार है राजनीति के लिए और भारत देश का राजनीति के फील्ड के अंदर प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बहुत से नेता आज भारतीय राजनीति में ऐसे रहे हैं जिन्होंने समय समय पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देश की राजनीति में भी अपना नाम बनाया। आज हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनके प्रेसिडेंट है वो एनएसयूआई के हैं, रौनक खत्री। रौनक खत्री को लगातार आप सोशल मीडिया पर उनके लगातार वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सी चीजों में उनके स्टेटमेंट सामने आते हैं जिसमें देखने को मिलता है कि जो युवा की हम बात कर रहे हैं कि जिनके हाथों में देश की राजनीति सुरक्षित है और भविष्य में देश किस दिशा में जाएगा ये युवा ही तय करेगा। तो रौनक खत्री आज हमारे साथ चैनल 4 न्यूज इंडिया के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी राजनीति के बारे में, पढ़ाई के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में और साथ ही साथ कुछ सवाल देश की राजनीति से जुड़े हुए। तो रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। रौनक जी, सबसे पहले सवाल यह आता है कि रौनक खत्री को हम लगातार जो है ना सोशल मीडिया पर बड़े आक्रामक रूप में देखते हैं। कभी देखते हैं रौनक खत्री को तो कभी वो किसी कॉलेज में प्रिंसिपल के जाके कैबिन के अंदर गोबर लगा रहे हैं। कभी उनको देखते हैं तो वो एक कहते हैं कि एक आम रास्ता नहीं है तो वहां उस गेट पर जाके ताला तोड़ रहे हैं। तो कभी किसी खिड़की के ऊपर जहां स्टूडेंट्स अपनी पर्ची और पेपर सबमिट करने के लिए खड़े हैं तो उसके अंदर जाकर वहां पर जो है ना काम कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो ढिलाई बरत रहे हैं, उनके साथ आक्रामक रुख अपनाते हुए देखते हैं। तो रौनक खत्री का ये जो रूप है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनने के बाद ही ऐसा है या पहले कुछ स्वभाव में थोड़ी सी नरमी थी? नरमी तो आज भी है सर, स्वभाव में नरमी पहले भी थी। गुस्सा सिर्फ गलत चीज को देखकर जब अंतरात्मा कहती है कि यहाँ गलत हो रहा है और इसको सुधारने की जरूरत है, तो वहाँ एक आम आदमी को भी गुस्सा आ जाता है। कई बार हम नजरें फेर लेते हैं, गलत चीज को सामने देखते हुए भी हम नजर फेर लेते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है और इसको हम नजरअंदाज कर दें। पर रौनक खत्री ऐसा नहीं है। अगर गलत दिखेगा तो पहले भी हम आवाज उठाते थे, आज भी हम आवाज उठा रहे हैं। आप वैसे गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो राजनीति करेंगे उसी विचारधारा पे करेंगे। लेकिन जो आपका रवैया और आक्रामकता आपके हाव भाव में रहती है, जैसे अगर हम बात करें वो लक्ष्मीबाई कॉलेज की बात करें, जैसे प्रिंसिपल का वो वाक्य हुआ था, मैं चाहूंगा कि एक बार वो वाक्य, हालांकि सबको मालूम है लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे एक बार वो वाक्य जरूर दोहराएं
कि वो वाकया क्या हुआ था जिसके लिए मजबूरन आपको उस कॉलेज में प्रिंसिपल के कमरे में जाकर गोबर लगाना पड़ा? मैडम रिसर्च बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहती थी कि गोबर वाली रिसर्च में जो है बच्चे क्लासरूम्स में पढ़े। तो वही हम्म। रिसर्च जब हमने मैडम से कही कि मैम ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ मत करो, एसी लगाने का काम करो, बच्चों को एसी की जरूरत है। हम एप्लीकेशन, हम्म। मेल्स, पर्सनल कॉल पे बहुत बार रिक्वेस्ट करी पर मैडम ने उसको कंसीडर नहीं किया। तो लास्ट में एट दी एंड गोबर लगाना हमने फिर उनको एज अ ट्रीटमेंट नहीं कहूंगा मैं, उनके ही अंदाज में उनको जवाब दिया कि अगर आप अपनी रिसर्च अपने ऑफिस से शुरुआत करेंगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा कि रिसर्च आपके ऑफिस से शुरुआत हो रही है रादर देन बच्चों के कमरों से। आप अपने ऑफिस में गोबर वाले लेप के साथ बैठिए, हम भी गोबर वाले लेप में बैठेंगे। तो ये उदाहरण उनको हम देना चाहते थे जो हमने बखूबी दिया। जी। मैं रौनक जी इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, जब आपका ये प्रतिक्रिया आई और जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने पहले रिक्वेस्ट की, मेल्स के माध्यम से बहुत बार रिक्वेस्ट की कि बच्चों के कमरों के अंदर एयर कंडीशन लगाए जाए, जब वो नहीं हुआ तो अंततः आपको ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन उसी के जैसे कहते हैं ना, किसी चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है, उसी चीज का रिएक्शन हुआ तो एबीवीपी के भी कुछ छात्रों ने जो डूसू ऑफिस के अंदर आकर भी आपके, शायद आप ही के इसी कैबिन में जहां बैठे हैं, शायद यहां पर भी गोबर लगाने का, इसको कैसे देखते हैं आप, जो ये उनकी तरफ ये से प्रतिक्रिया आई? ये एबीवीपी की छात्र विरोधी मानसिकता दिखाती है। हम छात्रों के मुद्दों को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लेपने गए। हमने मैडम का समर्थन तो नहीं किया, हमने विरोधी कराया मैडम का कि किस हम्म। प्रकार से बच्चों को परेशान उन्होंने करा है। एबीवीपी का काम हमेशा से जो बच्चों को परेशान करता आ रहा है उसको सपोर्ट करना है। अब बाद में वो प्रिंसिपल मैडम से जाकर एबीवीपी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, उनको बुक हैंड हम्म। ओवर कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। क्या वे बच्चों के साथ नहीं है? मैं जब कॉलेज में हम्म। जाता हूँ 1000 लड़कियां 1000 बहनें मेरे पीछे चलती हैं और मेरा साथ देती हैं। उनके साथ तो एक भी लड़की नहीं दिखी उस चीज में प्रिंसिपल मैडम का साथ देते हुए। अगर और मेरे हम्म। ऑफिस में आके वो गोबर लगा रहे हैं तो वो उनकी बौखलाहट है। वो चुनाव हम्म। हार के अपनी मानसिकता खो चुके हैं, अपनी बुद्धि खो चुके हैं कि कुछ भी करके लाइमलाइट बटोरने का प्रयास उनका था, जो लाइमलाइट उन्हें मिली भी नहीं। नेगेटिव पीआर हम्म। के माध्यम से इतनी बुराई उनकी हुई कि आप तो छात्रों के बैठने के ऑफिस में ही कर रहे हो। रौनक ने तो जो किया वो छात्रों के लिए किया और प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाके किया। और आप जहाँ छात्र बैठते हैं आप उनके ऑफिस में गोबर लेपने का काम कर रहे हो। हमने तो 10 मिनट के अंदर ही अपना ऑफिस साफ करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा कोई बच्चा यहाँ बैठ के परेशान ना हो। तो इसका मतलब वो हम्म। मैडम की विचारधारा से प्रेरित है। मैडम लगता है उनको कि मैडम ने अच्छा काम करा था, जिन्होंने उस वजह से मैडम का साथ दिया और बच्चे उनके साथ नहीं है। हम्म। इसमें दो बातें रौनक जी निकल के आती है कि जिस तरह से आपने बताया कि एबीवीपी वालों ने आपके डूसू ऑफिस में आकर इस तरह से किया, तो वो एक सिग्निफिकेंस था। वो सिग्निफिकेंस शायद इसलिए था, वो एक्शन का रिएक्शन इसलिए था कि अगर प्रिंसिपल आपकी बात नहीं सुन रही थी, आप लोग शांतिपूर्वक जाके प्रोटेस्ट कर सकते थे, उनके ऑफिस के बाहर जाकर बात कर सकते थे, बट वो आपका जो रिएक्शन था, वो शायद उस रिएक्शन के अगेंस्ट में उन्होंने ये काम किया कि आपको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, आप जाकर वहां अपोज भी कर सकते थे उनके सामने। अपोज का माध्यम जैसे मैंने आपको बताया, मेल के माध्यम से भी हमने रिक्वेस्ट डाली, कॉल के माध्यम से भी डाली, मैसेज के माध्यम से भी डाली, लेटर भी हमने डुस्सू की तरफ से उनको जारी किया, पर कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला। और तत्पश्चात जो एबीवीपी का घटना थी, उस घटना पे वो पहले ऑफिस चेक कराते हैं कि रौनक ऑफिस में मौजूद है या नहीं है। जब रौनक ऑफिस में मौजूद नहीं होता तो मेरे पीछे से इस घटना को अंजाम देते हैं। मैंने तो एक दिन पहले वीडियो डाली थी, मैडम को संकेत दिया था कि कल मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ गोबर लेपने के लिए। आप मैं हम्म। उम्मीद करूंगा कि आप अपने ऑफिस मिलेंगे। और वो वीडियो उन हम्म। तक पहुंची भी, इसी वजह से वो उस दिन ऑफिस नहीं आई। हम्म। आप इन्होंने तो मेरे को कोई ऐसा संकेत नहीं दिया। मैं तो मैडम से बात करने के प्रयास के माध्यम से ही गया था। अब मैडम मेरे से बात ही नहीं करना चाहती, ना मेल के माध्यम से ना पर्सनल माध्यम से, तो एक आम छात्र क्या करेगा उस कंडीशन में? एक आम छात्र अपना विरोधी हम्म। तो जताएगा। हम्म। लेकिन आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि आपकी बात से, जैसे आपने कहा ना कि जी वो नेगेटिव पीआर गया उन एबीवीपी के छात्रों के लिए, शायद उनको लगा होगा कि भाई रौनक खत्री अगर अपने ऑफिस में मिल जाएगा तो पता लगता है कि पूरी लाइमलाइट और पब्लिसिटी जो है रौनक खत्री ले जाएगा, तो उनकी उनकी एब्सेंस में जाके करे तो कम से कम माइलेज तो नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है जी, उनकी सोच जी। है। जी। आपके दो वीडियोस और जो है ना बड़े सोशल मीडिया पर वायरल है। एक आपका
जो एक गेट तोड़ने वाला वीडियो था जिसमें जाके आपने ताला तोड़ा था, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि आम रास्ता नहीं है, तो आपने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से जाने का रास्ता है, बच्चों के स्पोर्ट्स कैंपस तक जाने का रास्ता है, तो ये रास्ता उनके लिए नहीं, तो ऐसा कौन सा वीआईपी रास्ता। और दूसरा, वो जो टिकट जो काउंटर थे जिसमें स्टाफ अंदर था, बाहर बच्चे परेशान हो रहे थे, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा आपका एग्रेसिव रवैया दिखाया। मैं चाहूंगा उसकी उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि भी आप साझा करें कि क्या उस केसेस के अंदर भी आपने पहले जाकर ऑब्जेक्शन, आपत्ति, अपना पॉइंट रेज किया था जेन्युइनली, और एक जिसको कहते हैं कि आपत्ति दर्ज करनी चाहिए जिस तरीके से। जो इसकी सारी पृष्ठभूमि थी, जो भी सिनेरियो रहा था, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे जी पहले तो जो गेट ताले तोड़ने की वीडियो सामने आती है हम सब के सामने, तो ताले वाली वीडियो सामने आती है, उसमें जी कम से कम सिक्योरिटी ऑफिसर से मैंने ये कहा कि हर साल यहाँ पर ताला कभी भी नहीं लगाया जाता था, परंतु जब से ताला लगा है, तो ताला लगने के बाद स्टूडेंट परेशान रहा है। स्टूडेंट को 2 किलोमीटर का लंबा डिस्टेंस गोल घूमकर जाना पड़ता है। वो वीसी साहब जी के आने जाने का रास्ता है। तो मतलब वीसी जी साहब को इतनी कन्वीनियंस डीयू का एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी दे रहा है कि उनके आसपास कोई भी छात्र ना घूमे। ये उनकी मानसिकता है। कोई उनसे सवाल ना कर ले, कोई उनके पास अपनी कंप्लेंट ना ले जाए, कोई उनकी वीडियो ना बना ले उनसे सवाल करते हुए। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि ताला हटाया जाए, और जितने ये वीसी के रास्ते बनाए हुए हैं हमारे वीसी साहब के आने जाने के, उनको सब बच्चों के लिए परमानेंट करा जाए। हम्म तो चीजें ये निकल के आती हैं सामने, हमारी बात को नहीं माना जाता है, तो अब हमने विरोध किया। और सिमिलरली जब शीशा तोड़ने वाली वीडियो हमारे सामने आती है, शीशा तोड़ने हम्म वाली वीडियो की भी यही घटना है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चों की समस्याओं को ऑनलाइन रिड्रेसल के माध्यम से समाप्त करा जाए। एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाई जाए, एक ऐप बनाया जाए जो बच्चे को ऑनलाइन कंप्लेंट करे बच्चा, और उसकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए, और उसका क्या स्टेटस है वो दिखाया जाए। ये 6 महीने से हम डिमांड करते आ रहे हैं। ये लाइन का प्रोसीजर ही हम खत्म करना चाहते हैं, पर डीयू की या डीयू अथॉरिटीज की कोई ऐसी विचारधारा नहीं है कि कोई डायनेमिक चेंजेस डीयू का एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए जो बच्चों के हित का हो। तत्पश्चात हमारी बात ना मानने का एक कारण है, और शहीद आजम वीर भगत सिंह जी के पच्चीनों पर चलने वाले हम छात्र हैं, जो ये जानते हैं कि जब जब प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है तो ये धमाकों की आवश्यकता होती है, और ये उन्हीं धमाकों का कुछ उदाहरण है। आपने बीच में एक बात भी उठाई थी रौनक जी, कि जो डीयू के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने उसको लेकर भी एक वीडियो डाली थी कि वहां पर भी सुधार की गुंजाइश है। क्या लगता है आपको कि इतने सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो व्यवस्था बनी हुई है, आज आपको कहां कहां पर उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आता है। अभी सैनिटरी ईयर डीयू ने सेलिब्रेट करा था 2 साल पहले, इसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी डीयू के अंदर आए थे। जब 100 जी साल पुरानी बिल्डिंगों पे रेनोवेशन के नाम केवल और केवल भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है, नई बिल्डिंग की हम्म, कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती, तो उस केसेस में डीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन हो चुका है। उसको रेनोवेशन की हम्म, और अपग्रेडेशन की जरूरत है। हम्म, अपग्रेडेशन अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो वीसी साहब के ऑफिस में देखने को मिलता है। क्लासरूम्स में कोई अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता, जिसकी मांग हम हम्म, कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम्म, चाहे बेंचेस की बात मैं करूं, चाहे फैन की मैं बात करूं, चाहे क्लासरूम्स की मैं बात करूं, सबको आज एक अच्छे बदलाव की जरूरत है, जिसको हमारे वीसी साहब ने और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने नजरअंदाज किया हुआ है। हम्म। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम शिक्षा के स्तर की बात करें, तो क्या लगता है आपको, आप पर्सनली, बिकॉज आप वहां पर अभी पढ़ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, यू आर पर्सनली यू आर स्टडिंग देयर आल्सो, और आप लगभग, क्योंकि अब प्रेसिडेंट बनने के बाद से हमने बड़ी बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व किया है, आप उनके साथ रूबरू कर रहे हैं, प्रोफेसर के साथ, लेक्चरर्स के साथ, सभी के साथ, आज वहां पर जो शिक्षा का स्तर है, क्या उसमें भी मूलभूत उस ढांचे के अंदर भी परिवर्तन की जरूरत है, या यू फील कि दी जो एजुकेशन का सिस्टम है दैट इज ओके। पहले जो एजुकेशन का सिस्टम था और आज के एजुकेशन के सिस्टम में, डीयू की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। डीयू में जी अगर टीचिंग की फैकल्टी की मैं बात करूंगा, तो पहले की फैकल्टी में और आज की हम्म, फैकल्टी में दिन और रात का फर्क है। इसका कारण है। हम्म, कारण किस प्रकार है? पहले जब डीयू की रिक्रूटमेंट होती थी तो परमानेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति ज्यादा होती थी। आज के टाइम पे हम्म, टेम्पररी एड हॉक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा है, और उन ज्यादा होने हम्म, के कारण जो परमानेंट की संख्या होनी चाहिए, जो अच्छे प्रोफेसर्स की संख्या होनी चाहिए। प्रोफेसर्स को अपनी जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो न्यू हम्म, एजुकेशन पॉलिसी जब से इंट्रोड्यूस की गई है, तो कई सब्जेक्ट्स उसमें आए हैं, सेक के स्किल हम्म, एजुकेशन
सब्जेक्ट्स हैं, वैल्यू एडिशन सब्जेक्ट्स हैं, वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज हैं। उस स्किल्स में सपोज करो मुझे, मैं एज अ फैकल्टी योगा टीचिंग क्लासेस की जिम्मेदारी दे दी, मुझे योगा करानी ही नहीं आती और वो टीचर योगा की क्लासेस ले रहा है, तो वे सिर्फ और हम्म। सिर्फ मियर एक दिखाने की और एक मार्क्स देने की सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जिसमें स्टूडेंट बहुत परेशान है। ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट होने के नाते सिर्फ सरकार की कटाक्ष करना मेरा मकसद नहीं है। जब एक नॉर्मल हम्म। स्टूडेंट से आप बात करेंगे और उससे आप सेक वैक के सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वो आपको स्टूडेंट यही बताएगा कि ये टाइम वेस्ट करने वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें टीचर्स की भी गलती है, साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बना दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जी। बाद से, उसमें अमेंडमेंट्स की और चेंजेस की जरूरत है। हम्म। आप बीच में ये बात कहते हुए भी आपका वीडियो बड़ा सामने आया था कि आप डीयू की डिग्री बनी मजाक। मैं चाहूंगा इसके बारे में भी बताएं कि इस बात से आपका आशय क्या था और क्या मतलब था कि डीयू की जो डिग्री है वो एक मजाक बन के रह गई है। बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट कवर करा है कि डीयू की डिग्री बनी मजाक। हकीकत में ये हाल आज के टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद हो चुका है। जो सब्जेक्ट्स मैंने जैसे आपको बताया अभी सेक वैक के नाम के, उसकी कोई क्लैरिटी ही नहीं है। फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम डीयू के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, पूरे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, और उस फोर्थ ईयर हम्म। इम्प्लीमेंटेशन का कोई बेस ही नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पढ़ाने के लिए फैकल्टी है, और ना ही कोर्स डिजाइन है अभी तक। तो कितनी बड़ी हम्म। विडंबना की बात है, पॉलिसी पार्लियामेंट में एग्जीक्यूट कर दी जाती है पर जमीनी स्तर पे उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो सिर्फ ये डीयू हम्म। की डिग्री मजाक नहीं बनी है, जो जो सरकारी यूनिवर्सिटी फोर्थ ईयर को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया है आज तक। हम्म। देखिए इसमें तो एक बात ये हो सकती है ना कि कोई भी चीज या प्रावधान अगर संसद में या लाया जाता है तो उसके बाद उसको धरातल पे क्रियान्वित करने के लिए समय लगता है, बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर। जैसे आपने बात कही कि परमानेंट लेक्चरर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, और एडॉक बेसिस पे या टेम्परेरी प्रोफेसर लाए जा रहे हैं, तो उनके लिए एक चयन करने की एक प्रक्रिया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रक्रिया के तहत ही आएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। और इन द मीनवाइल जब तक वो प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, अगर कोई लिखित परीक्षा है, इंटरव्यू उसके तहत आएंगे, जब तक वो नहीं होती तब तक स्टूडेंट्स बिल्कुल शिक्षा के अभाव में रहे। तो मुझे लगता है कि उसी के चलते एक एजुकेशन सिस्टम के तहत टेम्परेरी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को लाया जाता है। टेम्पररी लाया जाता है, पर जैसे कि मैंने बताया 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 4 साल इनफ टाइम है एक पॉलिसी को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने के लिए। और टेम्पररी लाया जाता है, उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर डाले। अगर हम्म। टेम्पररी लाया भी जाता है तो उसको ट्रेनिंग का काम, उसकी इनोवेशन का काम सरकार का और ड्यू प्रशासन का होता है। तो आप प्रोफेसर्स को ट्रेन करके आप भेजिए ना पढ़ाने के लिए। देश के भविष्य को वो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है कि उसको पढ़ाना क्या है। तो ये विडंबना की हम्म। बात है कि स्टूडेंट वो पढ़ने जा रहा है जो उसके लिए नया है, और टीचर वो पढ़ाने जा रहा है जो टीचर के लिए नया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रौनक जी, क्योंकि बीइंग अ फादर, मेरी खुद की डॉटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरे देश भर से छात्र आते हैं, जो अच्छे प्रतिभावान छात्र हैं, सबका एक उम्मीद होती है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कट ऑफ लिस्ट है, ये आजकल जो इतना ज्यादा हो गया कि ये 90% से ऊपर होने के बाद भी बच्चे एडमिशन से रह जाते हैं, इतनी ज्यादा ओवर हाइप्ड क्यों है ये चीजें? उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त की जाती? एडमिशन की प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी 2 साल के बाद से, जो पिछले 3 साल से डीयू के अंदर हुआ है, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लिस्ट ही डीयू अनाउंस नहीं करता एडमिशन की। अगर सपोज हम्म। कीजिए मेरे मार्क्स जो 400 बच्चे में से क्लियर कर तीन लेते हैं उनकी लिस्ट को जारी नहीं किया जाता। जारी नहीं किया जा रहा, और ये काम पिछले हम्म। 2 साल से हुआ है। अगर मेरे मार्क्स हम्म। 300 हैं और आपके 350 हैं, तो मुझे ये नहीं दिखेगा कि 350 वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है या 250 वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है। तो ये कितनी हम्म। बड़ी विडंबना देश की है, सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और वहां ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जीरो हम्म। अकाउंटेबिलिटी प्रशासन की और सरकार की है। इसको लेकर दो हम्म। साल से मैं आवाज उठा रहा हूँ, और इस साल हम रिट डालेंगे इसको लेके, कि जब पहले जो प्रोसेस फॉलो होता आ रहा है लिस्ट के नाम का, वो लिस्ट आप निकालिए। कट ऑफ के नाम का तो हम्म। मजाक बन रखा है। अगर कट ऑफ 99% है, तो 99 वाले का भी हम्म। एडमिशन हो रहा है, 70% वाले का भी हम्म। एडमिशन हो रहा है, पर चेक कौन करेगा उस चीज को? ना तो आप चेक कर पा रहे हो ना डी। इसमें आप क्या रीजन मानते हैं कि लिस्ट क्यों नहीं जारी की? क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। अगर लिस्ट जारी करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी हर चीज की। तो उसका क्या कारण हो सकता है? दाल में कुछ ना कुछ काला, इसलिए लिस्ट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। लिस्ट आप अनाउंस हम्म। करो।
दाल अगर हम्म, सबको खानी है तो वो ट्रांसपेरेंट दाल होनी चाहिए ना। हम्म। जी। ऐसा ना हो कि एक को तो साफ दाल मिली और एक को सिर्फ काली मिल गई। वो तो ऐसा ही रहा है सर, पर इस साल से ऐसा नहीं होगा। हम अध्यक्ष बन के आए तो जिम्मेदारी हमारी जी। भी है कुछ काम करने की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर रौनक जी बात करें तो एक बड़ा, जब स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए जाते हैं और अपने करियर को लेकर कॉन्शियस होते हैं, तो बार बार ये बात जरूर आती है कि भैया तेरा एडमिशन नॉर्थ कैंपस में हो रहा है या साउथ कैंपस में। तो ये जो कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर भी, इनके अंदर भी ये डिफरेंस क्यों है कि भैया कुछ कॉलेजेस को बड़ा रेपुटेड माना जाता है, उनमें एडमिशन के लिए बड़ी मार काट लगी रहती है, और कुछ को मानते हैं यार अगर वहां हो गया तो समझो सो सो टाइप का कॉलेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम सब है और सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई जो कॉलेजेस हैं जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ अच्छी प्लेसमेंट भी है, जिस हम्म, वजह से वो कॉलेजों की कट ऑफ भी ज्यादा है और वहाँ बच्चे एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। चाहे वो एसआरसीसी कॉलेज की बात हो, एसआरसीसी कॉलेज हम्म, के हर क्लासरूम के अंदर एसी है। मैं एसी की डिमांड हम्म, इसलिए करता रहा था, जब एसआरसीसी के क्लासरूम के अंदर एसी होगा तो टीचर भी अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चा भी अच्छे से पढ़ेगा। और सिमिलर हाल जब हम्म, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सुधार देंगे तो जो बाकी के हम्म, कॉलेजेस पीछे रह गए हैं उनमें एडवांसमेंट आएगी। और जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया है तो एक सिमिलर कॉलेज डीयू के अंदर तैयार होंगे जिसमें हर बच्चा जाके खुश होगा। तो वही हमारा मकसद था। हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप भेदभाव दोगे तो एडमिशन में भी भेदभाव होगा और फिर आने वाले समय में हम्म, प्लेसमेंट में भी भेदभाव होगा, और वही चलता आ रहा है। हम्म। चलिए, उम्मीद हम ये भी करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि आप लगातार मांग उठा रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी आपके साथ इस बात के लिए वो बड़े वोकली इस बात को प्रशासन के साथ और जो डीयू के जो मैनेजमेंट है उनके सामने उठा रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव है राहुल गांधी जी डीयू कैंपस में आए थे और वहां पर पानी के पीने की व्यवस्था पर भी बात कर रहे थे। ओवरऑल जब राहुल गांधी ने वहां स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की तो क्या माहौल था, क्या उनका मैसेज था, क्या इंटरेक्शन रही राहुल गांधी की डीयू के स्टूडेंट्स के साथ? छात्र बहुत परेशान थे। राहुल गांधी जी जब डूसू ऑफिस के अंदर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मेरे मटकों में से पानी पिया था। तो ये संदेश हम्म, पूरे देश को देने का काम किया था कि डीयू के अंदर पीने तक के पानी की कमी है। और उसके बाद वो मेरे ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद उन्होंने छात्रों से डिस्कशन किया। हर एक छात्र ने अपनी बात रखी, चाहे वो एडमिशन ट्रांसपेरेंसी की हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव की हो, या फिर जर्नल स्टूडेंट्स के साथ जो कमियां उनको फेस हो रही है उन कमियों की बात करना हो। तो लगभग 1.5 घंटे का वो सेशन चला था हमारा राहुल गांधी जी के साथ में। और 1.5 घंटा हम्म, उन्होंने बहुत ही इन डिटेल डिस्कशन करी है। और जो कमियां हमने बताई हैं उनको वो आने वाले समय में मॉनसून सेशन में राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम्म। अभी हाल फिलहाल में जब भारत और पाकिस्तान का एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत सरकार की तरफ से, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेनाओं की तारीफ भी की थी। लेकिन जब बाद में केंद्र सरकार ने सीज फायर घोषित किया था तो उसको लेकर आपने क्रिटिसाइज भी किया था। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी अपना व्यू पॉइंट क्या, कि व्हाट वाज योर एग्जैक्ट व्यू पॉइंट ऑन दैट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और बाद में जो सीज फायर किया गया? सीज फायर अमेरिका को करने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए थी कि अमेरिका को इंटरफेयर करे, अमेरिका भारत और पाकिस्तान का सीज फायर अनाउंस करे। भारत अपने आप में एक सक्षम देश है, युवाओं का देश है। और उसकी सेना इतनी सक्षम है कि वो हर तरीके से उसका जवाब और बदला लेना जानती है। उसमें प्रधानमंत्री जी की चुप्पी और अमेरिका का ऐलान करना सीज फायर, वो भारत को कमजोर बनाती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश के अंदर एक मजबूत प्रधानमंत्री हम उम्मीद करते हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करे। और वहां पर जब प्रधानमंत्री जी सीज फायर जैसी चीज को अमेरिका से अनाउंस करवा रहे हैं तो हमारी सरकार ने हमारी सेना के भरोसे को भी तोड़ने का काम करा और एक आम नागरिक के भी भरोसे को तोड़ने का काम करा, जिसका हमने विरोध करा था। लेकिन उसमें एक ये भी तो पहलू निकल के आया था, या पहलू निकल के आ सकता है, कि भाई दोनों देश जो है परमाणु रूप से जो है ना वो सशक्त देश है, और ऐसी चीज जो ये लड़ाई थी या जो ऑपरेशन सिंदूर चला था वो कहीं अगले स्तर तक ना चला जाए। हो सकता है कि अमेरिका ने तो केवल उस वजह से, उस चीज को आशंका को देखते हुए कि भाई इसी युद्ध को यही विराम लगा दिया जाए, बजाय कि कल को, क्योंकि बहुत से देश जो है भारत के साथ है, बहुत से देश पाकिस्तान है, तो कल को ये और विकराल रूप ना ले ले। नहीं, हम लड़ाई का कभी समर्थन नहीं करते देशों की, क्योंकि वो आप जो देश के रिसोर्सेज हैं वो उसको खत्म करने की ही काम करती है, चाहे वो मैन पावर का रिसोर्स हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो। तो हम मना नहीं कर रहे कि
सीज फायर हुआ, हम उसका समर्थन करते और लड़ाई बंद हुई। लड़ाई तो एक ना एक दिन बंद होनी थी, वरना एक विकराल रूप ये लेती। पर उसका हम्म ऐलान अमेरिका ना करे ना, उसका हम्म ऐलान अगर करना था तो हमारे प्रधानमंत्री मंच पर आकर करते, या हम्म प्रधानमंत्री जी जो पाकिस्तान से उनकी स्टेटमेंट लेनी थी वो लेते कि हमने भारत के आगे घुटने टेके हैं, उसके बाद हम सीज हम्म फायर का ऐलान कर रहे हैं, हम जंग रोक रहे हैं, तो हमें गर्व महसूस होता अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। हम्म। जी, मैं एक क्योंकि आप युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं रौनक जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं, छात्र संघ के प्रेसिडेंट भी हैं। हालांकि आप कांग्रेस पार्टी का जो स्टूडेंट्स विंग है उसको रिप्रेजेंट करते हुए यहां पर चुनाव जीते थे, लेकिन अगर मैं बिल्कुल साफगोई से पूछूं और एक न्यूट्रली अगर बात करें कि एज अ युवा के तौर पे बात करूं, आज केंद्र सरकार को जब आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो आप क्या मानते हैं कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है एज अ न्यूट्रल, एज अ यूथ, उसको पार्टी से ना जोड़ते हुए आपको लगता है इस काम में केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, वो युवाओं के लिए, वो समाज के लिए हो, या किसी भी विशेष वर्ग के लिए? सबसे पहले परेशान करा हमारा किसान, फिर उसके बाद परेशान करा हमारा जवान, और अब जो सबसे ज्यादा परेशान देश में है वो है विद्यार्थी। जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से देश में बुलंद रहा है। अब एक तीसरे नारे की उद्घोष मैंने हिसार यूनिवर्सिटी में गया, मैं वहां करके आया, जय विद्यार्थी। तो पहले सरकार ने हमारे किसान को तोड़ा, फिर सरकार ने हमारे जवान को तोड़ा, अब सरकार का मकसद है विद्यार्थियों को कमजोर बनाना। तो एक भी मतलब आप चीज मानते की हैं कि मैं कोई तारीफ सरकार की नहीं करूंगा, उसका कारण हमारे पूरे देश के सामने है। इनसे खुश कौन है, इस सरकार से खुश कौन है? खुश है तो गिने चुने व्यापारी, खुश है तो इनके गिने चुने पार्टी के अपने लोग, खुश है जिनको इन्होंने टेंडर दिलाए हैं, जिन्होंने इस सरकार में रहकर हजारों करोड़ के लोन माफ कराए हैं, तो गिने चुने लोग खुश हैं। और जो पब्लिक एट लार्ज है, चाहे वो जवान, चाहे वो किसान, चाहे वो विद्यार्थी, वो इनसे परेशान है। आप इन्हें खुश कर दो, मैं इस सरकार का गुणगान पूरे देश में झंडा उठा के करता फिरूंगा। अभी एक हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर मुद्दा बड़ा ज्वलंत चल रहा है रौनक जी, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्रों की स्कॉलरशिप का जो मामला है, जिनके ऊपर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, आपने भी वहां पर बात रखी, उसका संज्ञान लिया। आज भी मेरे ख्याल से छात्रों का घेराव था शायद मुख्यमंत्री निवास में चंडीगढ़ में, हिसार यूनिवर्सिटी के छात्रों का, और बच्चों पर, वहां पर यूथ पर लाठीचार्ज भी हुआ। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर, जो स्कॉलरशिप की नई पॉलिसी निकाली गई, जबकि छात्र कह रहे थे कि पुरानी पॉलिसी को लागू किया जाए, उसके अंदर कुछ जो जो नियम बनाए गए वो नियम ठीक नहीं है? बात अब वहां नियम की नहीं रही, नियम तो उन्होंने रिवाइज कर दिया, लेटर निकाल दिया। एक दिन हम्म प्रोटेस्ट चली, अगले दिन उन्होंने हम्म रिवाइज स्टाइफंड की पॉलिसी निकाल दी। 2 दिन बाद वो प्रोफेसर को भी सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर क्यों दिया जी, प्रोटेस्ट गर्मा जो इनकी गया? सिक्योरिटी में थे। जी। अब पर बात यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की या स्टाइफंड की या लाठीचार्ज की नहीं रही, अब ये मैसेज पूरे हम्म देश में जा चुका है कि छात्रों के आत्मसम्मान के साथ कितना खिलवाड़ ये सरकार करने पर मजबूर है। उनको धरना मत करने दो, उन्हें प्रोटेस्ट मत करने दो, उन्हें आवाज मत उठाने दो, कोई बोले तो उस पर लाठी चला दो। क्या एक प्रोफेसर को इतना अधिकार है कि वो लाठी चला के किसी बच्चे के सर पर लाठी मार देगा? क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहा है? हम्म तो इसका पूर्ण रूप से हमने विरोध करा है। और ये सरकार की मानसिकता दर्शा रही है कि जितने वीसी इन यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, ये छात्र हित की तो बात करते ही नहीं है, इनका अपना हित पूरा नहीं होता। चाहे मंत्री हम्म हो, चाहे कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो, उनके आगे ये जी हजूरी करने में इतने व्यस्त हैं, इनको छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं बचा है। मैं अगर अपने वाइस चांसलर की भी बात करूंगा, तो मेरे से मिलने के लिए भी उन्होंने 10 दिन लगा देते हैं वो, कि अगर रौनक खत्री एज ए डुस्सू प्रेसिडेंट वाइस चांसलर से मिलना चाहता है, तो 10 दिन का हम्म समय मुझे लग जाता है अपने वाइस चांसलर से मिलने के लिए। तो एक आम छात्र की तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो कि वो अपनी समस्या वाइस चांसलर के दरवाजे तक नहीं जा सकता। वो इतनी तानाशाही इन वाइस चांसलरों की यूनिवर्सिटीज के अंदर बनी हुई है, जिस पर सेंध लगाने का काम हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, हिसार के छात्रों ने किया, और ये मैसेज आज पूरे देश में जा चुका है कि ये यूनिवर्सिटीज, ये वीसी और ये रजिस्ट्रार ढंग से यूनिवर्सिटीज को नहीं चला रहे। हम्म। आप लोगों ने एक डीयू के अंदर जो प्लेसमेंट सेल भी शुरू किया, मैं चाहूंगा उसके बारे में भी आप जरूर दो कुछ ब्रीफ में बताएं कि जो प्लेसमेंट सेल है एग्जैक्टली उसका मोटिव क्या है?
हमने अनेकों सेल्स की शुरुआत की है, उनमें से एक प्लेसमेंट सेल है। प्लेसमेंट सेल का मकसद कंपनीज को यूनिवर्सिटीज के अंदर लेकर आना है। अलग अलग कॉलेज हम्म, के बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए परेशान है, उनको प्लेसमेंट दिलाना उसका मकसद रहा है। एक डुस्सू की तरफ से पहली बार ये पहल करी गई है कि डुस्सू प्लेसमेंट सेल हम्म। का इनॉग्रेशन हमारे टाइम पे हुआ है भाई। रौनक खत्री को आने वाले टाइम में अभी स्टूडेंट्स छात्रों की आवाज उठाते हुए लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देख रहे हैं। हर मंच पर अपनी आवाज मुखरता के साथ देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार। आने वाले समय में क्या रौनक खत्री को, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई की तरफ से और रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट्स रहे, राष्ट्रीय पटल पर भी उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर अपनी भूमिका निभाई और आवाज को बुलंद किया, क्या रौनक खत्री को भी आने वाले समय में एक्टिव पॉलिटिक्स में कांग्रेस की तरफ से झंडा बुलंद करते हुए देखेंगे? ये आने वाला समय बताएगा, पर निश्चित तौर पर हम देश के अंदर एक्टिव रहेंगे। जहां जहां लूप होल्स हमें सरकार के नजर आएंगे, उन लूप होल्स पर आवाज उठाने का हम काम करेंगे। अगर हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें एक हिम्मत दी है, एक आवाज बनने की किरण दिखाई है, तो उस किरण पर हम बखूबी खड़े उतरेंगे। रौनक रौनक खत्री की अगर हम बात बात करें कि युवाओं के साथ रहते हुए अगर आज बात करें, तो आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा देश के अंदर जिसमें आपको लगता है कि एड्रेस करने की जरूरत है आज के पॉलिटिशियंस को, बीइंग एन, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स और उसमें एक्टिव है, तो जो आज का जो यूथ है, जो पॉलिटिशियंस है, उनको कौन से मुद्दों को ज्वलंत तरीके से उठाना चाहिए देश के वेलफेयर के लिए? सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो देश का मुद्दा है। देश के ऊपर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा गया है। उस पॉलिसी के लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। सबसे पहला ज्वलंत आज के टाइम पे मुद्दा जो है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी भारत की रीढ़ की हड्डी है, जिसको कमजोर करने का काम हमारी सरकार ने करा है। उसके बाद नौकरियों की जब जब बात आती है, सरकारी नौकरी की बात आती है, तब तब हमें स्कैम्स और घोटाले देखने को मिलते हैं। तो उनके लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। ये सबसे पहले मेरे आने वाले समय में भी सरकार के सामने मैं बुलंद तरीके के साथ उठाऊंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रौनक खत्री जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हम साथ में ये भी उम्मीद और अनुरोध करेंगे कि दोबारा रौनक खत्री को ना ताले तोड़ने की जरूरत पड़े, ना गोबर लगाने की जरूरत पड़े। वो जब भी अपनी बात रखे तो जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, मैनेजमेंट, उनकी बात सुने और स्टूडेंट्स के हकों की बात सुनते हुए उनको जो भी सुविधाएं या जो भी फैसिलिटीज मुहैया करानी चाहिए, जो उनका मौलिक अधिकार भी है, वो जरूर करें। हमारी शुभकामनाएं हैं रौनक खत्री जी आपके भविष्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, स्टूडेंट के साथ मिलकर आप यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे और देश की राजनीति और भविष्य के अंदर आप जरूर सकारात्मक सहभागिता निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ जुड़े। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच देने के लिए और बुलाने के लिए।